हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 7 की, जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में चोटें। तो चैप्टर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में चोटें। तो यहाँ पर वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। शरीर क्रिया विज्ञान, क्रिया मतलब क्या होता है भाई? एक्शन, कोई काम करना, है ना। तो शरीर क्रिया का मतलब हो जाता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। जब इसकी स्टडी करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। हमारे शरीर में के जो अंग हैं वो कैसे काम करते हैं, जिंदा रहने के लिए वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे तो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में इसको फिजियोलॉजी बोला जाता है। और खेलों में चोटें का मतलब होता है खेलों के दौरान लगने वाली चोटें। समझ आ गए? चैप्टर का आपका नाम है और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, और वन शॉट में आप इस चैप्टर को कवर कर रहे होंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ पर्सनल करी तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर से रहने वाले हैं। टोटल 5 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं इस चैप्टर से, और सभी टॉपिक को हम करने वाले हैं, कोई टॉपिक स्किप हम नहीं करेंगे। तो बात करते हैं पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक कौन सा है? शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। तो टॉपिक ध्यान समझना। शारीरिक पुष्टि के घटकों को, तो शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस के कुछ ना घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन घटकों को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो आपको बताने हैं, है ना। अब शारीरिक पुष्टि के घटक आपको पता होने चाहिए सबसे पहले। तो शारीरिक पुष्टि के घटक ये होते हैं, पहला शक्ति, दूसरा लचीलापन, सहन क्षमता और गति। ये क्या होता है? 4 मेनली घटक होते हैं जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस डिसाइड होती है। और फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है? कि आप बिना थके, कि आप बिना थके काम कर पा रहे हैं, बिना थके आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है। और काम खत्म हो जाने के बाद भी, काम खत्म हो जाने के बाद भी, एक्स्ट्रा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक्स्ट्रा काम करने की क्या हो? शक्ति हो। तो ये क्या हो जाता है? आपकी फिजिकल फिटनेस हो जाती है। तो इस फिजिकल फिटनेस को डिसाइड करने में ना ये घटक काम करते हैं, गति, सहन क्षमता, लचीलापन और शक्ति, ये काम कर रहे होते हैं। तो इन घटकों को निर्धारित करने वाले कारक क्या है? क्रियात्मक कारक बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक, कि भाई जो शक्ति, जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो कैसे डिसाइड होगी? क्योंकि शक्ति एक मेजर कंपोनेंट है आपका फिजिकल फिटनेस के अंदर, फिजिकली फिट होने में। तो सबसे पहला जो कारक है जो आपकी शक्ति को निर्धारित करता है वो है मांसपेशियों का आकार, ठीक है। जिसके मांसपेशियों का आकार बड़ा होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, ठीक है। वो ज्यादा ही उसके अंदर शारीरिक पुष्टि होगी। और जो कम होगा भाई, जिसकी मांसपेशियों का आकार छोटा होगा, उसकी शक्ति भी थोड़ी कम होगी। उसी से आपकी फिजिकल फिटनेस डिसाइड होगी। समझ रहे हो? तो बता दिया मैंने, जो बड़ी और विशाल मांसपेशी होती है वो अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। और जो मेल बॉडी होती है, ठीक है, जो पुरुषों की मांसपेशी होती है वो बड़ी होती है, और बड़ी होने का मतलब क्या है? वो ज्यादा शक्तिशाली होगी। और ऐसे ही जो फीमेल है उनकी मांसपेशी थोड़ी कम होती है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो थोड़ी कम शक्तिशाली होती है। और भार प्रशिक्षण की सहायता से मांसपेशी का आकार को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जो भार प्रशिक्षण होता है कि भाई आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, उससे आपकी मांसपेशियों का आकार बढ़ सकता है। जैसे जिम वगैरह लोग करते हैं उनके मांसपेशियों का आकार बढ़ जाता है। तो पहला डिसाइडिंग फैक्टर बता दिया। उसके बाद शरीर का भार। तो जो अधिक भार वाले व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं हल्के व्यक्तियों के मुकाबले। ध्यान रखना। जैसे जो भारोत्तोलक होते हैं, जो भार उठाते हैं ना, वेट लिफ्टिंग वाले, तो वो ज्यादा, उनकी मांसपेशी भी बड़ी होती है और ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। तो शरीर का भार भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी शक्ति का, ध्यान रखना। आगे चले, उसके बाद है मांसपेशियों की संरचना। यहाँ से तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही बन जाता है, एक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ही बन जाता है सेपरेटली। यहाँ से तो मांसपेशियों की संरचना देखो जो क्या शक्ति को डिसाइड करेगी। तो मांसपेशी बनी किससे है? मांसपेशी बनी किससे, वो उसके स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो जिन मांसपेशियों में सफेद यानी कि फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं, उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है, वो अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। जबकि जो लाल यानी कि स्लो ट्विच फाइबर, देखो नाम से पता चल रहा है, फास्ट ट्विच फाइबर जो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे फाइबर्स। और स्लो ट्विच फाइबर्स यानी कि ऐसे फाइबर्स जो आपकी मांसपेशी में होते हैं, जो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या, स्लो ट्विच फाइबर्स, जो कि क्या शीघ्रता से संकुचित नहीं हो सकते।
देखो भाई ध्यान समझो, आपकी मांसपेशी जब काम करते हैं संकुचित होते हैं फाइबर्स, ठीक है भाई। ऐसे जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो मांसपेशी में रिलैक्स भी हो रही है और संकुचित भी हो रही है, समझ रहे हो। ऐसे संकुचित हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो यही बोला गया, जो फास्ट ट्विच फाइबर है ना, ये जल्दी क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। और जल्दी संकुचित होने का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब है, संकुचित होने का मतलब है वो जल्दी शक्ति उत्पन्न कर रहा है। अगर आपकी जो मांसपेशियां जो है जल्दी संकुचित हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जल्दी शक्ति उत्पन्न आप कर पाते हो। और वैसे स्लो ट्विच फाइबर क्या होती है, बहुत धीरे धीरे संकुचित होती है, यानी कि शीघ्रता से संकुचित नहीं हो सकते। लेकिन इसकी एक खासियत क्या, स्लो ट्विच फाइबर्स की, ये धीरे धीरे तो क्या भाई, धीरे धीरे तो क्या हो रहे हैं, ये आपके संकुचित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लंबे समय तक आपको शक्ति प्रदान करते हैं। बल्कि ये कि आपको एक बार शक्ति प्रदान कर देंगे, अगर जिसमें ज्यादा होती है उसके बाद आप ढीले पड़ जाओगे। तो यही लिखा है यहाँ पर, ये लंबी अवधि तक संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से जो हो क्या होता है कि आप लंबे समय तक आपकी शक्ति बरकरार रहती है, वो लेकिन धीरे धीरे, एक साथ आपको शक्ति देखने को नहीं मिलेगी। जहां पर एक साथ आपको स्ट्रेंथ लगानी होती है, वहां पर आपका फास्ट ट्विच फाइबर ही काम आएगा, ये ध्यान रखना। समझ आ गया। और इन फाइबर्स की प्रतिशत का निर्धारण अनुवांशिक तौर पर किया जाता है, मतलब कि अनुवांशिक तौर पर क्या नहीं, कि आपके पिछले जो जनरेशन है यानी पेरेंट्स हैं, उनमें क्या रेशियो था, क्या परसेंटेज था इन फाइबर्स का, उसी पे वही डिसाइड होता है कि आपके अंदर कितना परसेंटेज रहेगा इन फाइबर्स का आपकी मांसपेशियों के अंदर। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। तो ये ध्यान रखना कि कौन से फाइबर्स ज्यादा हैं आपकी मांसपेशियों में, स्लो ट्विच या फास्ट ट्विच। तो ये भी डिसाइड करता है कि आपकी शक्ति कैसी होगी, ज्यादा या कम। आगे चले, उसके बाद है तंत्रिका आवेग की प्रबलता। क्या, तंत्रिका आवेग की प्रबलता। आपको पता है कि आपकी बॉडी में न्यूरॉन फैले हुए हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, जिसको तंत्रिका हम बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या पूरा तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने किसी चीज को टच कर दिया, क्या कर दिया मैंने, किसी चीज को टच कर दिया, तो मैंने क्या टच करा, मुझे यहाँ पर क्या फील हुआ, उसका जो सिग्नल है मेरे ब्रेन तक जाता है। क्या जाता है, मेरे ब्रेन तक जाता है, तंत्रिका तंत्र की वजह से ही हो पाता है। तो यहाँ पर हेडिंग का मतलब को समझ आ जाना चाहिए कि तंत्रिका आवेग की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी शक्ति भी होगी। क्योंकि जब तक हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा भाई क्या हुआ है, तो मांसपेशियां मूवमेंट करेगी ही नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर ब्रेन जो है उस बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजता है जिसको काम करना है। तो ब्रेन ही भाई इस मांसपेशी को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई मूवमेंट कर ले कुछ। तो जितनी ज्यादा तंत्रिका आवेग की प्रबलता होगी, वही क्या है आपका, उतनी ज्यादा आपकी शक्ति उत्पन्न होगी, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पे लिखा है, जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान, जिसको हम बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन मेन आता है, इसके अंदर ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड आती है, स्पाइनल कोड, ठीक है। और हिंदी में इसको आई थिंक मेरुरज्जु बोलते हैं स्पाइनल कोड को, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो यही बोला गया, जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान से आने वाली अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग अधिक संख्या में गत्यात्मक इकाइयों को उद्दीप्त करती है, तो मांसपेशी अधिक बल से संकुचित होती है और अधिक बल उत्पन्न करती है। यहाँ पर कहने का मतलब यही है, मेन आंसर आपका इसी लाइन में है कि जो केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी ब्रेन से आने वाली अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग, मतलब बहुत फास्टली क्या आ रही है भाई, इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अधिक संख्या में क्या हो, गत्यात्मक इकाई यानी मूवमेंटल, ठीक है भाई, मूवमेंट। तो मूवमेंट इकाइयों को उद्दीप्त करता है, जिस वजह से हमारी मांसपेशियां क्या है, मूवमेंट वाली अवस्था में आ जाती हैं। इसलिए मांसपेशी के अधिक बल संकुचित होती हैं और बल उत्पन्न करती है। समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। ये तो भाई पहला फैक्टर हो गया जो कि शक्ति को निर्धारित करता है। अब दूसरे घटक की बात करते जो कि है लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं। देखो, पहला है मांसपेशियों की शक्ति। कुछ पॉइंट सिमिलर भी हो सकते हैं बट उनका एक्सप्लेनेशन अलग होगा, ध्यान रखना। तो पहला जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है लचक के लिए, वो क्या है, मांसपेशियों की शक्ति। यानी कि मांसपेशियों में शक्ति एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है। मतलब कि भाई अगर आपकी मांसपेशियों में न्यूनतम स्तर भी नहीं है ना शक्ति का, तो आप लचकीले बनोगे कैसे, ध्यान रखना। तो विशेषकर गुरुत्व और भारी बल के विरुद्ध काम करता है। यानी कि भाई कोई आपको, गुरुत्व बल क्या होता है, जो आपको भाई एक तरह से धरती पर सटा के रखता है, मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ
तो गुरुत्व बल ही तो काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो यही बोला है, विशेषकर गुरुत्व बल और भारी बल के विरुद्ध काम करने जितनी आपकी शक्ति तो होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कि आपका मांसपेशियों की शक्ति भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है लचक के लिए। उसके बाद है जोड़ों की बनावट। आपके शरीर में पूरी बॉडी में अलग अलग जोड़ है। जोड़ क्या होते हैं? तो हड्डियों का, जहाँ पे दो हड्डी आपस में जुड़ी होती है वो जोड़ बना रही होती है। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के जोड़ होते हैं। तो कुछ जोड़ तो काफी अच्छे से मूवमेंट कर रहे होते हैं, और कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं या बहुत स्लोली मूवमेंट कर रहे होते हैं। आपने 11th में पढ़ा भी है जोड़ों के बारे में, है ना भाई। तो क्या होता है कि कुछ जो जोड़ होते हैं उनमें गति कम होती है और कुछ में गतियां करने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल के लिए कंधे के जो बोल और सॉकेट जोड़ है, घुटने के जोड़ की अपेक्षा ज्यादा वो गति कर सकते हैं, ठीक है, उनकी क्षमता कहीं ज्यादा अधिक होती है गति करने की। देखो कंधे के, इनको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें कितनी मूवमेंट मैं कर पा रहा हूँ, इसमें कितनी मूवमेंट मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन घुटने में नहीं कर पाऊंगा, बस आगे पीछे कर पाऊंगा, बस इतना। स्ट्रेट होने के बाद मैं ऊपर और यूं नहीं कर पाऊंगा। देखो मेरा घुटना, मान लो ये घुटना है, मैं यूं यूं कर पाऊंगा, लेकिन इतना ज्यादा पीछे नहीं कर पाऊंगा। घुटना तो मेरा स्ट्रेट ही रहेगा। लेकिन कंधे के जो बॉल एंड सॉकेट जो है, इसमें कितनी ज्यादा मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर लचक ज्यादा फील होगी मेरे को। यहाँ पर मैं कितना पीछे तक कर सकता हूँ, यहाँ तक ले जा सकता हूँ, तो ये लचक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है। तो कुछ जोड़ों में क्या होते हैं, मूलभूत रूप से अन्य जोड़ों की अपेक्षा ज्यादा गति करने की क्षमता होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के जोड़ हैं, सभी बराबर तरीके से गति नहीं कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जोड़ों की बनावट कैसी है ये भी डिसाइड करता है कि आपकी लचक कैसी है। उसके बाद है आंतरिक वातावरण, कि भाई आपका आंतरिक वातावरण कैसा है, शरीर के अंदर का वातावरण कैसा है। देखो ध्यान सुनना मेरी बात। किसी खिलाड़ी का आंतरिक वातावरण भी है खिलाड़ी की लचक को निर्धारित करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट तक गर्म पानी में रहने से शरीर की तापमान में क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। गर्म पानी में रह रहे हो भाई, तो शरीर का तापमान बढ़ेगा, जिस वजह से लचक में वृद्धि होगी वही। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर रहने से कम हो जाती है। तो आपके शरीर का आंतरिक वातावरण कैसा होगा, उससे जैसा होगा वैसे ही आपकी लचक भी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, अगर आप 10 मिनट तक गर्म पानी में टिके हुए हो तो आपका आंतरिक वातावरण बदल जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, आपकी लचक बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वहीं आप 10 डिग्री सेल्सियस में बैठे हुए हो बहुत देर तक, तो वहां पर आपकी लचक कम हो जाएगी, ध्यान रखना। तो सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ पर अगर गर्मी है यानी गर्म है तो लचक ज्यादा हो रही है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है, लचक इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर वहीं मान लो ठंड है या ठंडा शरीर है, तो लचक जो है आपकी वो आपकी कम हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ आ रहे हो? आगे चलें। उसके बाद है आयु। इसे कैसे बोल सकते हैं? अब मुझे बताओ कि सारे ही एज में क्या लचक सेम रहेगी? एक 15 साल का, 16 साल का जो लड़का है या लड़की है, वो कंपैरिजन कर लेगी? मतलब जो एक 60 साल का, 50 साल का, 40 साल का जो एक फीमेल या मेल है, वो कंपैरिजन नहीं कर सकता ना 15-16 साल के बच्चों से, क्योंकि 15-16 साल के बच्चों की जो एज है वो कम है, उनकी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी 40-50 साल के लोगों से। तो ये यहाँ पर दिखा है कि एज फैक्टर भी रहता है वे लचक के लिए। तो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर में लचक का स्तर भी गिरता जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सहन क्षमता की बात करते हैं भाई। ये तीसरा घटक आ गया शक्ति का भाई, सहन क्षमता। तो सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं? सहन क्षमता समझते हो ना भाई, एंड्योरेंस के अंदर कितनी सहन क्षमता है, ध्यान रखना। तो पहला हृदय की क्षमता, पहला जो फैक्टर है डिसाइडिंग फैक्टर वो है हृदय की क्षमता। तो मजबूत हृदय अधिक रक्त पंप कर सकता है। अगर आपका हार्ट काफी मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो वो ज्यादा अधिक रक्त पंप कर सकता है। और रक्त पंप कर रहा है इसका मतलब क्या है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, तो जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और सहन शक्ति उसकी बढ़ती है। आपकी सहन शक्ति कब कम होती है मुझे बताओ? जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। आपका हाथ, मान लो आप इस हाथ से काम कर रहे हो भाई, ठीक है, आपका यह हाथ कब थक जाएगा? जब इसको ऑक्सीजन की आपूर्ति होना कम हो जाएगी, जब इसको ऑक्सीजन की आपूर्ति होना कम हो जाएगी। लेकिन आपका हार्ट बहुत स्ट्रोंग है, तो जिससे रक्त ज्यादा पंप हो रहा है। रक्त पंप हो रहा है इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन भी रक्त के माध्यम से जाता है, आपको पता होना चाहिए बॉडी पार्ट्स में।
तो उतनी तेजी से आपको उस बॉडी पार्ट्स में क्या ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो आप देर तक टिके रहोगे। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। तो हृदय की क्षमता डिसाइडिंग फैक्टर होती है भाई सहन क्षमता के लिए। उसके बाद फेफड़ों की क्षमता भाई, तो फेफड़े आपको पता है क्या करते हैं, तो फेफड़े जितनी अधिक ऑक्सीजन लेंगे उतनी ऊर्जा आपके शरीर को मिलेगी। फेफड़ों ने ऊर्जा नहीं ली तो हृदय क्या करेगा भाई, क्योंकि फेफड़ों से ऑक्सीजन आती है, उसके बाद हार्ट में जाएगी, रक्त में मिलेगी, तब जाके आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगी। तो हृदय की क्षमता से पहले तो फेफड़ों की क्षमता आती है, ध्यान रखना, स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो फेफड़े आपके मजबूत होने चाहिए, ना कि गले हुए होने चाहिए। तो फेफड़े जितने अधिक ऑक्सीजन ले सकते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा शरीर को मिलती है। आगे चलो, मांसपेशी की कार्य क्षमता, कि आपकी मांसपेशी कैसे कार्य करती है। अच्छी तरह प्रशिक्षित मांसपेशियां ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर पाती है, जिससे थकान देर से होती है। तो आपकी मांसपेशी की कार्य क्षमता कैसी है, ये भी जो है आपकी वही सहन क्षमता को डिसाइड करता है। आगे चले, लैक्टिक एसिड सहन क्षमता करने की मतलब क्या, कितनी एबिलिटी है लैक्टिक एसिड सहन करने की क्षमता। तो शरीर देखो, लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है, आप बहुत देर से भाग रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, जैसे आपने देखा ना साइकिल चलाते रहोगे बहुत देर तक, या दौड़ रहे हो बहुत देर तक, तो आपके उस टांग में यानी नी में यानी आपकी जो जांग है ना, और आपके जो पैर का निचला वाला हिस्सा है, तो वहां पर ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इसको क्रैम्प्स बोलते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके उस पार्ट को क्या नहीं मिल रहा, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यानी एनर्जी नहीं जा रही है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और लैक्टिक एसिड से आपको क्या है, वहाँ पर ऊर्जा मिल रही होती है, लेकिन लैक्टिक एसिड से दर्द हो रहा होता है। तो लैक्टिक एसिड को सहन करने की क्षमता जिसके पास ज़्यादा होगी, उसकी सहन शक्ति भी ज़्यादा होगी, सहन क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो शरीर जितनी देर तक लैक्टिक एसिड को झेल सकता है, खिलाड़ी उतनी देर तक ये क्या है, बिना थके प्रदर्शन कर सकता है। यही तो सहन क्षमता है, तो बढ़ती भी ऐसे ही है। आगे चले, अगला जो आपका घटक है वो है गति। क्या है, गति। तो गति कैसे डिसाइड होगी, स्पीड कैसे डिसाइड होगी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक है जो ये आपकी गति को डिसाइड करते हैं। पहला है विस्फोटक शक्ति। क्या है, विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति का मतलब होता है जो विस्फोट के टाइम पे जरूरत पड़ती है, यानी कि तुरंत कहीं आपके सामने ऐसी चीज हो गई जब वहां पर आपको अपनी गति दिखाना बहुत जरूरी है फास्टली, तो उसको विस्फोटक शक्ति बोलते हैं। तो विस्फोटक शक्ति की क्षमता होना भी जो है भाई गति को निर्धारित करती है। तो प्रत्येक तीव्र और विस्फोटक गतिविधि के लिए विस्फोटक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो वहां पर आपको विस्फोटक शक्ति की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। विस्फोटक शक्ति का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि खिंचा के आपके किसी ने मुक्का मारा आपकी तरफ से और आपने तुरंत उसको रोक लिया, तो ये आपकी विस्फोटक शक्ति काम कर रही है। क्या काम कर रही है, आपकी विस्फोटक शक्ति काम कर रही है कि आपने उसको तुरंत रोक लिया, और फोर्स, इसका जितना फोर्स आपके शरीर में था आपने उसको एक बार में लगा दिया, तो विस्फोटक शक्ति है। तो तेजी से काम करने के लिए, विस्फोटक गतिविधि के लिए विस्फोटक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अब विस्फोटक शक्ति है मतलब कि आप फास्टली काम कर रहे हो, तो ये आपकी स्पीड को डिसाइड करती है, ध्यान रखना। स्पीड का मतलब यहाँ पर भागने से ही नहीं है, स्पीड का मतलब यहाँ पर आपकी सारी एक्टिविटी को करने से आप कितनी फास्टली करते हो। तो जैसे किसी मुक्केबाज में विस्फोट शक्ति की कमी होगी तो मुक्केबाजी में जोर से मुक्का खाएगा वो, ठीक है। तो वही बोला है। और अगर किसी के अंदर विस्फोटक शक्ति नहीं होगी तो वो मुक्का भी तेज से नहीं मार पाएगा, ठीक है, जोर की पंच वो नहीं मार सकता है। इसके अलावा विस्फोटक शक्ति जो है मांसपेशी संरचना, यानी कि आपकी मांसपेशी का स्ट्रक्चर कैसा है और संरचना के बारे में पीछे बता चुका हूं मैं। मांसपेशी का आकार कैसा है और सामंजस्य कैसा आपकी मांसपेशियों में आपस में, मांसपेशियों का बाकी आपके शरीर के ऑर्गन से, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपके अंदर विस्फोटक शक्ति कितनी होगी। चले आगे, अगला है मांसपेशीय गठन, कि भाई मांसपेशीय गठन कैसे हैं। जिस मांसपेशी में फास्ट रेशे अधिक होंगे, या फास्ट ट्विच फाइबर यानी कि फास्ट रेशे ज्यादा होंगे, वह अधिक गति कर सकते हैं। और मांसपेशी का गठन जो अनुवांशिक तौर से रूप से निर्धारित होता है और प्रशिक्षण के द्वारा केवल कुछ सुधार कर सकते हैं, यानी कि आप पूरे फाइबर्स बदल दो, या जो स्लो ट्विच फाइबर है उनकी परसेंटेज ज्यादा कर दो, या रेड वाले मतलब कि जो आपकी फास्ट रेशे स्लो ट्विच यानी फास्ट ट्विच फाइबर है, ठीक है, फास्ट ट्विच जो फाइबर है इनकी आप परसेंटेज बढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सुधार जरूर हो सकता है, लेकिन आप किसी की परसेंटेज को पूरा डामाडोल नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते, ये ध्यान रखना ट्रेनिंग के द्वारा।
तो जिसमें जॉनसन रेशो ज़्यादा होंगे आपकी मांसपेशियाँ वैसे ही काम कर रही होंगी, और मांसपेशी वैसे काम करेंगे तो आपकी गति भी वैसे ही होगी, क्योंकि फास्ट जल्दी 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 काम होगा तो आपकी गति बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता। देखो, आपकी गति एट द एंड ना मांसपेशियों पे डिसाइड करेगी, आपकी जो स्पीड है वो एट द एंड मांसपेशियों पे डिसाइड करती है, ठीक है, चाहे आपकी लेग्स की हो चाहे वो हैंड की हो, ध्यान रखना है ना भाई। तो बिना मांसपेशियों की तो बात बनने वाली नहीं है। तो मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता, आपकी मांसपेशी कितना खिंचाव कर सकती है फिर तुरंत आराम कर सकती है, ये भी डिसाइड करती है आपकी भाई कि गति कैसी होगी, ध्यान रखना। तो मांसपेशियों में लोच की योग्यता, ठीक है, मांसपेशियों में लोच की योग्यता से मांसपेशी अधिक खिंचाव सीमा तक गति कर सकती है। अगर मांसपेशियों में लोच की योग्यता है ना, लोच की योग्यता का मतलब है खिंचाव करने की क्षमता, तो वो मांसपेशी अधिक खिंचाव कर सकती है, और अधिक खिंचाव करेगी यानी आपकी मांसपेशी गति बढ़ रही है। अगर मैंने पीछे आई थिंक मांसपेशी शक्ति बोल दिया हो इसी टॉपिक में, तो मांसपेशी गति मानना उसको, ठीक है भाई। और जिससे विरोध को कम करके गतिविधियों को तीव्र कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर मांसपेशियों में अधिक खिंचाव तक सीमा तक गति कर सकती है वो आपकी मांसपेशियां, तो जिससे विरोध को कम करके जो है गतिविधियों को बढ़ा सकती है। जो मांसपेशियां जल्दी रिलैक्स होती हैं वही जल्दी संकुचित भी होती है, मतलब कि जल्दी खिंचाव करना, संकुचित करना जितनी जल्दी फास्ट होगा वही तेजी से गति कर पाती हैं, वही तेजी से क्या कर पाती हैं, गति कर पाती है। तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन का आपस में रिलेशन है भाई, जो जितनी जल्दी संकुचित उतनी जल्दी रिलैक्स, और जितनी जल्दी जल्दी होगा ये उतनी जल्दी आपकी गति हो पाएगी, और उतनी जल्दी आप विरोध को कम कर पाएंगे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, मांसपेशियों में खिंचाव कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है तो आपकी गति यानी कि स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। समझ आ गया। अगले टॉपिक पर आ जाओ। व्यायाम करने से मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव, ये सेकंड टॉपिक है कि भाई व्यायाम करने से आपके मांसपेशी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है मांसपेशियों के थकान में देरी। क्या है भाई, मांसपेशियों के थकान में देरी। अगर आप लगातार व्यायाम कर रहे हो, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप जल्दी थकोगे नहीं, है ना। आपकी मांसपेशियों का आकार अच्छा रहेगा, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, मांसपेशियों में वृद्धि होगी यानी मांसपेशियां इंक्रीज होंगी, आपको जो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो कम होगा, और अच्छी और सही शारीरिक मुद्रा आप बना पाओगे, मतलब आपका पोस्चर ठीक रहेगा, है ना भाई, समझ आ गया। अच्छा आकार आपकी मांसपेशियों का रहेगा अच्छा सा, आपकी मांसपेशियों में वृद्धि होगी, फैट कम होगा, और आपका जो शारीरिक मुद्रा है वो भी आप सही बनाए रखोगे। ये व्यायाम करने के फायदे, मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव क्या है। कार्डियो श्वसन संस्थान, कार्डियो और श्वसन यानी आपके पूरा हार्ट से लेकर फेफड़े तक की बात आ जाती है यहाँ पर, हार्ट फेफड़े से लेकर पूरी बात आ जाती है, यानी लंग्स और हार्ट दोनों मिला के आप अपना कार्डियो श्वसन संस्थान बना रहे हैं। तो इस पर एक्सरसाइज यानी व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बात करते हैं। तो पहला जो प्रभाव है वो है भाई हृदय गति का बढ़ना। क्या है, हृदय गति का बढ़ना। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट यानी गति, आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति व्यायाम करना प्रारंभ करता है तो व्यायाम की प्रबलता के अनुसार ही उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। व्यायाम कितना स्ट्रोंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हृदय गति डिसाइड होती है। तो ये पहला प्रभाव हो गया। उसके बाद रक्त का आयतन में वृद्धि यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाता है, यानी व्यायाम की तीव्रता और अवधि के अनुसार ही हृदय प्रति द्वारा जो मिनट क्या मतलब प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है ना, उसका आयतन बढ़ जाता है। यही बोला गया है कि व्यायाम की तीव्रता कैसे, मतलब किस प्रकार का व्यायाम आप करें डिसाइड करता है, और उस व्यायाम की अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसके अनुसार ही जो हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किया गया जो रक्त है ना उसका आयतन में वृद्धि होती है। वैसा क्यों होता है, ताकि आप जो व्यायाम कर रहे हो उस व्यायाम से प्रभावित जौन सा भी अंग है आपके शरीर में, जो भी शरीर पे अंग है जहां पर वो व्यायाम ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है तो उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो रक्त है वो ज्यादा पंप करेगा हार्ट आपका, समझ रहे हो। आगे चले, रक्तचाप में वृद्धि होती है। रक्तचाप का मतलब आपको पता होगा, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है। तो रक्त की आपूर्ति के कारण क्या होता है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो आपकी नॉर्मल
होती है ना भाई, ब्लड को प्रेशराइज करने की, वो बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा आपको रक्त चाहिए होता है उस बॉडी पार्ट में। और उसके बाद है प्राणधार, प्राणधार वायु की क्षमता में वृद्धि। यानी जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो ना, जितनी क्षमता होती है उससे ज्यादा आपकी क्षमता बढ़ जाती है ऑक्सीजन ग्रहण करने की। यानी देखो क्या होता है, व्यायाम करने से व्यक्ति में ऑक्सीजन की क्षमता में लगभग 3500 सीसी से बढ़कर 5500 सीसी तक हो जाती है। ये ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है जो कि सीसी में दिखाई जाती है, 3500 सीसी। ये नॉर्मल क्षमता होती है व्यक्ति की 3500 सीसी। लेकिन जब बंदा व्यायाम कर रहा होता है तो ये क्षमता बढ़कर इतनी हो जाती है। तो इसे लिखा प्राणधर वायु की क्षमता में वृद्धि हो जाती है एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर जो व्यायाम कर रहा है। चलिए आगे, आगे हम बात करते हैं खेल चोटे, कि भाई खेल चोटे क्या है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में, मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से, तो ठीक है भाई। देखो, खेल चोटें सिंपल सा है, खेलों में लगने वाली चोटें। आप खेलों में कोई अभ्यास कर रहे थे, कोई ट्रेनिंग कर रहे थे खेलों के लिए या कोई टूर्नामेंट के लिए, या कोई कंपटीशन कर रहे थे, स्पर्धा कर रहे थे, उसके दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली जो चोटें होती है उसको हम खेल चोटें बोल देते हैं। अब खेल चोटों का वर्गीकरण है, यानी कि भाई सबको एक कैटेगरी में रख दोगे, नहीं। कोई चोटें बहुत छोटी होती हैं, कुछ चोटें बहुत बड़ी हो रही होती हैं, कुछ चोटें आपकी हड्डियों में लग रही होती हैं, है ना। कुछ चोटों से आपका सिर्फ ऊपर का मांस फट जाता है। तो भाई ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका जो खेल चोटें हैं उसको किस कैटेगरी में रखना है। तो खेल चोटों को हम अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो हम कैटेगराइज करते हैं कोमल उत्तकों की चोटें। उत्तक मतलब टिश्यू होता है, आपको पता होगा, जो कि कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जो सेम तरह की कोशिकाएं होती हैं उनका ग्रुप बना दोगे तो आपके उत्तक बन जाती है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो कोमल उत्तकों की चोटें और कठोर उत्तकों की चोटें, ये दो कैटेगरी में हम रखते हैं खेल चोटों को। उसके बाद जो कठोर उत्तक की चोटें हैं उसको हम दो भागों में रखते हैं, जोड़ों की चोटें और हड्डियों की चोटें। जोड़ों की चोट और हड्डियों की चोट, ये किस में क्लासिफिकेशन हमने करा, कठोर उत्तकों की चोटों का क्लासिफिकेशन कर दिया इन दो पार्ट्स में, समझ रहे हो। तो बारी बारी हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोमल उत्तक चोटों की। क्या, सॉफ्ट टिश्यू चोट, ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो कोमल उत्तक मतलब समझ रहे हो आप, नॉर्मल आपकी जो मांसपेशियों में है ना जो चोट लग रही है उसको हम कोमल उत्तकों की चोटें बोल दे रहे हैं, क्योंकि कोमल है ना काफी, और हड्डियां वगैरह आपकी कठोर होती हैं, इसलिए कठोर उत्तक की चोटें। तो देखो भाई, कोमल उत्तकों की चोट का मतलब क्या, जबकि त्वचा में, मांसपेशियों में, स्नायु बांध में लगने वाली जो चोट है उनको कोमल उत्तकों की चोटें हम कहते हैं। ठीक है भाई, कहने का मतलब कि जो त्वचा स्किन से रिलेटेड कोई चोट लग रही है तो आप इसको कोमल उत्तकों की चोटों में रखोगे। तो सबसे पहले जो चोट है वो है रगड़। कोई खुरदरी सतह है वहां पर आपका वो कुछ कोई हिस्सा रगड़ गया, मान लो यहीं पर ही इस स्टूडियो में कहीं यहाँ पर कोई खुरदरी जगह है, वैसे है तो नहीं है, तो मान लो वहीं से मेरा हाथ टच हो जाए ऐसे, है ना। तो वहीं क्या होगा, मेरे वहां पर रगड़ लग जाएगी, तो वो रगड़ वाली चोट हो जाएगी। आगे चले, उसके बाद है गुम चोट। क्या है, गुम चोट। कई बार आपने घर में सुना भी होगा अपने मम्मी या पापा से कि बेटा तेरे को गुम चोट लगी जो दिख नहीं रही है, तो वो अंदर ही अंदर चोटें हैं। तो गुम चोट क्या है भाई, जो दिख नहीं रही है, वो गुम खो गई है। तो रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं और क्षतिग्रस्त ऊतक के भीतर एकत्रित हो जाती है। तो यही बोला गया है, जितनी आपकी रक्त कोशिकाएं है ना उस जगह की वो फट जाती हैं, और क्षतिग्रस्त ऊतक के भीतर वो जो रक्त कोशिकाएं फटी हैं वो आपके उसी क्षतिग्रस्त जहां पर आपको चोट लगी थी वहां पर वो भर जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वहां पर आपको दर्द फील हो रहा होता है या नील पड़ जाता है या थोड़ी सूजन हो रही होती है वहां पर आपको। उसके बाद है विदारण या फटना। तो मांसपेशी में जो गहरा घाव आपको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, विदारण बोलते हैं। उसके बाद चीरा, नुकीली चीज से लगा हुआ कट, जैसे ब्लेड हो गया, उससे आप कोई कट लगा देते हैं लोग, कुछ कुछ लोग तो वे अपने किसी और चीज के लिए लगा लेते हैं, है ना। तो वही बात है, वो चीरा कहते हैं उसको। उसके बाद मोच, जो आपका लिगामेंट है, अगर लिगामेंट फट रहा है तो उसको हम मोच बोलेंगे। लिगामेंट आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे लिगामेंट का मतलब, ये तुम लोगों ने पढ़ा 11th में, कमेंट में बताओ उसको, ठीक है, कि भाई लिगामेंट का मतलब क्या है। आगे चलें, उसके बाद है खिंचाव। तो हाँ, एक हिंट दे देता हूँ, लिगामेंट का मतलब यहाँ पर आप समझो हड्डी से रिलेटेड है कुछ, क्या आपकी बोन से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ आपका ध्यान रखना है, बताना कमेंट में। खिंचाव क्या है, जोड़ों की मांसपेशियों का फटना। ठीक है भाई, खिंचाव कई बार होता है ना कि जोड़ में खिंचाव पड़ गया, तो क्या होता है, जोड़ों की जो मांसपेशियां होती हैं वो फट जाती हैं, जिससे आपके जोड़ों के साथ जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं वही फट जाती हैं, तो उससे खिंचाव आ जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, भाई खिंचाव वाली चोट आ गई और खिंच गया तरह से वहां से हिस्सा।
ठीक है, तो ये कोमल ऊतकों की चोटें होती हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जोड़ों का विस्थापन। देखो, कोमल ऊतकों की चोटें हमने देख ली हैं, अब हम बात करते हैं कठोर ऊतक की चोटें। तो कठोर ऊतक की चोटों में हमने पहले बात करेंगे जोड़ों की चोटों का, फिर हम बात करेंगे हड्डियों की चोटों का। देखते हैं भाई, चलो जोड़ों के विस्थापन की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है जब जोड़ अपनी जगह से खिसक जाए, जब जोड़ अपनी जगह से खिसक जाए तो ये एक जोड़ से रिलेटेड चोट होती है। जब क्या होता क्या है भाई, जोड़ों का विस्थापन, इसमें जुड़ी हुई अस्थियां अपने स्थान से हट जाती है, यानी जोड़ में जो जुड़ी हुई हड्डियां हैं वो अपने जगह से खिसक गई। आप इस इमेज में देखो कि जो दाहिना कंधा है ना, वो बंदे का विस्थापित हो चुका है। जो दाहिना कंधा है वो क्या हो चुका है, इस कंधे का ये दाहिना है, ठीक है, ये वाला कंधा, यानी कि ये कंधा जो इसका विस्थापित हो चुका है। ये थोड़ा इस जगह से खिसक के थोड़ा नीचे आ गया ये वाला कंधा इसका। अब ये तुम यही मान लो, मैं तुम्हें यही दिखाता हूँ, मान लो ये मेरा देखो कंधा है। अब ये खिसक के क्या होता है, हल्का से नीचे आ जाए, ये जो कंधे वाली हड्डी है मेरे जोड़ की, अगर ये थोड़ी नीचे आ गई इधर, किसी भी कारण से हो सकता है वो, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो जोड़ों का विस्थापन होगा। ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका जोड़ों का विस्थापन। उसके बाद हम बात करते हैं हड्डियों की चोटें। क्या, हड्डियों की चोटें, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि भंग। क्या बोलते हैं, अस्थि भंग। तो अस्थि भंग और उसके विभिन्न प्रकार। तो अस्थि यानी हड्डियों में लगी चोटों को हम अस्थि भंग कहते हैं, यानी हड्डी की चोटें कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की होती है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार क्या होता है, केस स्टडी आ जाती है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है। इमेज दे देंगे और आपको बताना होता है भाई कौन सा है ये, कौन सा अस्थि भंग है। ठीक है, तो 5 प्रकार के आपके अस्थिभंग होते हैं। कच्ची अस्थंग, बहुखंड अस्थिभंग, अनुप्रस्थ अस्थिभंग, तिरछा अस्थिभंग और पचड़ी अस्थिभंग। काफी नाम से आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, बस चलते हैं आगे। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चा अस्थिभंग। तो हड्डियों के नरम होने के कारण बचपन में होता है। बस ध्यान रखना, कच्चा अस्थिभंग आपको बचपन में देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों की हड्डी काफी कोमल होती है। ये ये कच्चा अस्थिभंग है। आपकी हड्डी क्या है, वो काफी कच्ची रहेंगी, हल्का सा टच होती है, मतलब हल्का सा मुड़ गया तो वो टूट सकती है, क्योंकि नरम होती है, ध्यान रखना। तो ये भी एक चोट होती है, ध्यान रखना। उसके बाद बहुखंड अस्थिभंग। क्या, बहुखंड, नाम से चल रहा है, बहु मतलब वो वाली बहु नहीं, बहुखंड यानी कि बहुत हिस्सों में टूट जाना। तो बहुखंड अस्थि भंग, तो 2 से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई हड्डी आप देख सकते हो। ये हड्डी आपकी, और यहाँ से आपकी बहुत हिस्सों में टूट गई, जरूरी नहीं यहीं से टूटे, यहाँ से भी टूट सकती है, लेकिन 1 2 से ज्यादा हिस्सों में टूट रही है, तो उसको हम बहुखंड अस्थिभंग बोल देंगे। अगर आपको यहाँ पे इमेज में नहीं दिख रहा है तो आप इधर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो, ये हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुकी है, ये इसके चूरा सा बन गया है इसका, ध्यान रखना। आगे चलें, अनुप्रस्थ अस्थिभंग। तो समकोण में टूटी हुई हड्डी, ठीक है, ये क्या आपके अनुप्रस्थ है। मान लो आपकी कोई हड्डी जो है, ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट, आपकी जो एक हड्डी का हिस्सा ये वाला है, और दूसरी हड्डी आपके सेम ऐसे ही है कुछ। आपकी हड्डी तो ऐसे क्रैक कर गई है, मतलब देखो ऐसे ऐसे क्रैक कर गई, इसका ऊपर का हिस्सा और ये इसका नीचे का हिस्सा, ऐसे बीच में से क्रैक आ गया है। तो कैसे, समकोण पर है, ये क्या है, बिल्कुल सीधी टूटी है, बिल्कुल हड्डी क्या सीधी टूटी है, तो ये क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो समकोण में टूटे 90 डिग्री में टूटी हुई हड्डी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ अस्थिभंग बोलते हैं। उसके बाद तिरछा अस्थिभंग क्या होता है, जो तिरछी टूटी होती है। तो विकर्ण में टूटी हुई हड्डी, अब बोलो क्या विकर्ण क्या होता है, अगर तुम लोगों ने मैथ्स पढ़ रखी है तो तुमको विकर्ण का मतलब पता होगा। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ स्क्वायर, तो भाई यहाँ से इसके 2 कोनों से जो लाइन मिला रहा हूँ, यह क्या होती है, विकर्ण कहते हैं। यहाँ से मिला दूंगा, ये भी विकर्ण है। तो जब इस शेप में, यानी देखो ये तिरछी जा रही है ना भाई, एक फिगर के अंदर तिरछी जा रही है, इसको विकर्ण बोल रहे हैं। तब हड्डी आपकी इस शेप में टूट जाए, ऐसे तिरछी, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तिरछा अस्थिभंग बोलते हैं। ये देखो, ये आपकी हड्डी है, हड्डी टूटी कैसे है, आपकी हड्डी टूट के थोड़ी यूं चली गई है, यानी कि आपको एक ऐसी शेप बन गई है। और आपकी शेप कैसे बन गई भाई, यूं हड्डी टूट के ऐसी शेप बन गई है उसकी ऊपर से, ठीक है, अगर मैं बनाना चाहूँ ऐसे शेप बन गई है उसकी, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ ऐसी शेप आपकी बन गई है हड्डी की, वैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, बट आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप पीछे देखना चाहो, देखो, है ना, ये आपकी हड्डी है, ये कैसे टूट गई है, यूं शेप बन रही है इसकी, ये देखो यहाँ से यूं शेप बन रही है, और नीचे से भी इसकी ऐसे बन रही है, यानी हड्डी क्या है, यूं खिसक गई, स्लाइड हो गई है।
तो उसको बोलते हैं तिरछा अस्थि भंग। आगे चलें, उसके बाद है पचड़ी अस्थि भंग। तो हड्डियां टूटने के पश्चात उनके सिरे एक दूसरे में धस जाते हैं। मतलब मान लो ये हड्डी टूटी हुई है, आपस में धस जाए टूटने के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पचड़ी अस्थि भंग बोलते हैं। आप देख सकते हो ये आपकी हड्डी है, इस साइड से नीचे धस गई है और इस साइड से भी ये ऊपर की साइड धस चुकी है। अगर आप इधर देखना चाहो, यहाँ से पूरी धस चुकी है, उधर से पूरी ये धस चुकी है, तो ये क्या है, आपका पचड़ी अस्थि भंग है। अगले टॉपिक की बात करें जो कि है वृद्धावस्था के कारण शारीरिक परिवर्तन। ये आपका लास्ट टॉपिक है कि भाई जब आप बूढ़े हो जाते हो या बूढ़े हो जाओगे, है ना, तो वृद्धावस्था के कारण आपके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं या आते हैं वृद्धावस्था में। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है, विभिन्न शारीरिक कार्यों की दक्षता यानी क्षमता घट जाती है, निरंतर अपरिवर्तनीय उसमें कमी आने लग जाती है, गिरावट आने लग जाती है। और ये परिवर्तन आमतौर पर आपको 40 साल की आयु के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग 40 की बाद ही होता है ये। तो कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन आते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला है जो परिवर्तन आपका आता है, मतलब इस एज में आता है, वो है अस्थि घनत्व कम होना। आपकी हड्डी की जो डेंसिटी आपकी जवानी में रही होगी वो आप बुढ़ापे में नहीं रहेगी। हड्डियां कमजोर तो होती ही होती हैं, यानी घनत्व उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डी कमजोर होने लग जाती है। इसी का मतलब क्या, अस्थि का घनत्व कम हो रहा है। श्वसन तंत्र की क्षमता में परिवर्तन होता है। अब जो सांस लेने की जो क्षमता है, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी एबिलिटी में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है जो जवानी में बढ़िया था वो सब उसका स्तर गिरने लग जाता है। तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की क्षमता और उसको वापस ब्रेन उसको सिग्नल भेजेगा क्या करना है वहां पर, जो ये क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, जो फास्टली चलती है आपकी कम एज, स्टार्टिंग की एज में यानी 20 21 22 25 साल की एज में, वो अब कम होने लग जाएगी। पाचन तंत्र की क्षमता कम हो जाएगी भाई, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा वो कमजोर हो जाएगा। उसके बाद इंद्रिया क्षमता में कमी होना। इंद्रिया आपकी क्या होती है, जैसे आप सूंघते हो, सुनते हो, है ना, आप टेस्ट करते हो जीभ से, त्वचा आपकी जैसे आप महसूस कर पाते हो, आपकी इंद्रियां हैं ये। तो इंद्रियों की जो क्षमता होती है ना भाई, सूंघने सुनने की, ये सब कम हो जाती है। देखने की, आपने देखा होगा बुढ़ापे में लोग ना देख पाते ना सुन पाते हैं, ना ढंग से उनको स्वाद आ पाता है, ना वो किसी चीज को महसूस भी कम कम करने लग जाते हैं। तो ये परिवर्तन है जिसको हम बोलते हैं इंद्रिय क्षमता। उसके बाद लचीलापन में कमी, यानी कि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी कमी आ जाती है। पता चल रहा है कि जो इस एज में हल्का सा किसी ने यूं मोड़ा मोड़ा और वहीं से उसकी हड्डी क्रैक हो गई, है ना। तो वही बात है, क्योंकि लचीलापन कम हो जाता है किसमें, वृद्धावस्था में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये परिवर्तन आपके आते हैं वृद्धावस्था में। ध्यान रखना, 6 बताए एग्जाम में, 5 लिख के आने हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है तो 3 लिख के आने हैं, 2 मार्क्स का तो केवल 2 ही पॉइंट इसमें से लिख के आने हैं, उसको एक्सप्लेन कर देना है। जो मैं को बताया वही लिखना है आपको यहाँ पर। तो इसी के साथ आपको जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी का आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है कि भाई कैसा लगा। जो पूछा है मैंने आपसे कमेंट में करने के लिए वो बताना है। बाकी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहो भाई, ठीक है।